अनुराग मालू भाई, क्या हुआ था 1 साल पहले? 17 अप्रैल मेरी लाश को निकालने आए थे, बट मैं जिंदा पाया गया। अन्नपूर्णा माउंटेन बहुत मुश्किल होता है इन द माउंटेनियरिंग सर्किट। अन्नपूर्णा को कहते हैं कि जहाँ 3 लोग क्लाइंब करते हैं उसमें से एक कभी लौटता नहीं है। जो माउंटेन को जानते ही है लोगों की जान लेने के लिए, उस माउंटेन ने मेरे को मेरी जान दे दी है। एक इमोशन थी कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अब पता चला कि क्या गलत हुआ था। गलत रस्सी मैंने पकड़ ली थी नीचे उतरने के लिए, जो पहाड़ पे होनी नहीं चाहिए थी वो रस्सी। तो उसको पकड़ने के बाद जब रेस्क्यूअर मेरी लाश को निकालने जब क्रेवास में उतरा था, एक सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था वो उस दिन वो एक 70 मीटर की रोप कैरी कर रहा था, जो माउंटेन्स में कोई कैरी नहीं करता है, और मैं 68 मीटर पे मिला था। तो अगर वो रोप नहीं होती उसके पास उस दिन, तो मैं वहीं हमेशा के लिए पड़ा रहा था। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे आपके साथ? इसमें एक बहुत बड़ा रोल था काफ़ी हीलर्स का और साइकिक्स का। सबने एक चीज़ बोली, एक माँ जैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचा के रखती है। उस फॉल की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए? जितने 5 की ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, योर ब्रेन, योर किडनी, लिवर, लंग्स एंड हार्ट, सब पूरे शटडाउन मोड में चले गए थे। मुझे एक डेड डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली डॉक्टर से हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा बट माइंड नहीं आएगा। छोटा भाई आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना, मैं अपनी ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखूंगा। आई फील सो लव्ड, सो प्राउड ऑफ माई बेबी ब्रदर, यू नो। किसी पर्पस के लिए आया हूँ मैं, अदरवाइज ये सेकंड चांस नहीं मिलता मुझे। दोस्तों, पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग एडवेंचर रिलेटेड एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, रिलीज़ किए TRS पर। इनका एक अलग ही फ़ैन बेस है। पर जितने भी माउंटेनियरिंग एपिसोड्स रिलीज़ किए उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस ये वाला एपिसोड है। पर आज का एपिसोड उन सारे एपिसोड से ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि अनुराग मालू की स्टोरी ही इतनी ज़्यादा इंटेंस है। खुद तो ये एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, पर इनके साथ जो भी हुआ है पिछले 1-2 सालों में, इट्स वर्थ डॉक्यूमेंटिंग, इट्स वर्थ स्पीकिंग अबाउट, इट्स वर्थ लर्निंग फ्रॉम। इस एपिसोड से आप ज़िंदगी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ये एपिसोड आप शायद फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अकेले में देखो, इंस्पिरेशन लो, सीखो अनुराग भाई की कहानी से। This is one of our most intense TRS episodes of the year, featuring Anurag Malu. बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पॉडकास्ट है, एक बहुत ही स्पेशल ज़्यादा बंदे के साथ। अनुराग मालू भाई, वेलकम टू TRS। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हैप्पी, खुश हूँ। हाउस लाइफ? बढ़िया है, चंगी है, सब बढ़िया है। आई मीन कांट कंप्लेन, यू नो, व्हेन यू हैव अ सेकंड चांस तो यू कांट कंप्लेन एवर। सेकंड इनिंग्स है। बिल्कुल। ओके, कितना टाइम हुआ है उस हादसे के साथ? 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, 1 साल 2 महीने। ओके, आपके बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में रिलीज़ हुए हैं। मैंने सोचा कि हिंदी में आपकी कहानी को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को आपकी कहानी जाननी है, और देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपकी कहानी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। सेकेंडली भाई, जिन लोगों को आपकी ब्रॉड कहानी नहीं मालूम है, पहले आप ब्रॉड कहानी बता दीजिए 10 सेंटेंस के अंदर, क्या हुआ था 1 साल पहले। सो पिछले साल अप्रैल 2023 में मेरा पहला 8000 मीटर का पहाड़ माउंट अन्नपूर्णा चढ़ रहा था, और उस दौरान 17 अप्रैल को एक हादसा हुआ, और उसके अंदर मैं एक गलत रस्सी मैंने पकड़ ली थी नीचे उतरने के लिए, और वो रस्सी बहुत छोटी थी। तो उसको पकड़ने के बाद ऑब्वियसली जब रस्सी छोटी है, नीचे तक पहुंच ही नहीं रही है, तो मैं करीब पूरा अप टू, यू नो, कहते हैं ना, करीब 300 मीटर में बर्फ़ की सतह पे गिरा, और उसके बाद 70 से 80 मीटर एक बर्फ़ की दरार के अंदर मैं रहा,
क्रेवास कहते हैं उसे, उस क्रेवास के अंदर मैं रहा 3 दिन 3 रात। और उसके बाद मेरी लाश को निकालने आए थे और बट मैं ज़िंदा पाया गया। तो उसके बाद की जो कहानी है वो करीब 7-1 महीने हॉस्पिटल्स में, नेपाल में, इंडिया में, मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग जो मेरे इस रेस्क्यू में जुड़े। पूरा ये रेस्क्यू इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था, सब जगह काफ़ी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए टू गेट मी रेस्क्यूड। सब लोगों ने जो कुछ उनके कैपेसिटी में हो सकता था वो सब कुछ किया टू गेट मी रेस्क्यूड, मुझे रेस्क्यू कराने के लिए। और आई मीन उन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। तो बस बहुत ग्रेटफुल हूँ सबको नमन करता हूँ कि उन लोगों के एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए और मैं आज यहाँ हूँ, अपना काइंड ऑफ दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट कहानी है। जब आप जस्ट रेस्क्यू हुए थे उस मोमेंट के बारे में आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं? मुझे उस टाइम की कोई मेमोरी नहीं है, करीब ना तो रेस्क्यू की ना उन 3 दिनों की। और करीब मैं 10-1 दिन कोमा में था हॉस्पिटल में, तो करीब टोटल मेरे को 15-1 दिन की कोई मेमोरी नहीं है उस गिरने से लेके जब मैं कोमा से निकला तब तक की। तो कुछ याद नहीं है, जो है मैंने सब इंटरनेट पे ही पढ़ा है, सुना है, अपने रेस्क्यूअर से बात किए, घर वालों से बात किए, दोस्तों से बात की है, इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स देख के इन्हीं से सब मैंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, समझा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बट मुझे याद कुछ भी नहीं है। मतलब मेमोरी इरेज हो गई? पता नहीं, है ही नहीं मेमोरी। इरेज तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे किसी ट्रॉमा से बचा रही है, इसलिए याद नहीं आ रहा है। जब मैं रेडी होऊंगा इसके लिए शायद याद भी आ जाएगा, मुझे लगता है समय के साथ में। तो अगेन समय विल ओनली टेल टाइम, समय के साथ ही पता लगेगा ये सब चीज़ें, कि हो सकता है टाइम के साथ याद आ जाए तो मुझे पूरी चीज़ें सब अच्छे से याद आएगी कि क्या क्या हुआ था। बट अभी तो नहीं है कुछ भी याद, और हो सकता है कभी नहीं आए। लास्ट मेमोरी क्या है? लास्ट मेमोरी, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो गया, बस यही है। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है, बस कुछ तो हुआ है, ये लास्ट मेमोरी है। और उससे पहले की लास्ट मेमोरी है, मैं नीचे उतर रहा हूँ कैंप 3 से कैंप 2 के बीच में, मैं नीचे उतर रहा हूँ। आप लोगों ने सबमिट कर लिया था? नहीं, मैंने सबमिट नहीं किया था। मैं करीब समिट से 150 मीटर 140 मीटर के आसपास मैंने टर्न बैक किया, क्योंकि दोपहर के बहुत लेट हो रहे थे, वेदर बहुत बदल रहा था, और मतलब एक सुसाइडल मिशन है अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे जाता हूँ, क्लाइम करता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम पे मान लो अगर 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बाय द टाइम मैं समिट तक पहुँचूँगा तब तक दोपहर के 4:30-1 बज जाएंगे, और वो माउंटेन के हिसाब से बहुत लेट है, 4:30-5 बजे। फिर मैं उतरूँगा कब नीचे? और आप 8,000 मीटर पे हो, 8,091 मीटर है अन्नपूर्णा की हाइट। सो 8,091 मीटर से नीचे उतरना, कैंप 4 तक पहुंचना, जो करीब होगा 7,000 के आसपास, तो वहाँ तक पहुंचना 7,000 से भी नीचे होगा, 6800 आई थिंक 6,800 के आसपास होगा। तो वहाँ तक पहुंचना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो मैं क्या रात थोड़ी ना बिताऊँगा पहाड़ पे। सो मुझे जल्दी से जल्दी, तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, आप बहुत समिट से क्लोज़ हो बट आपको टर्न बैक करना पड़ेगा। तो मैंने टर्न किया कि कुछ दिनों बाद जब भी अच्छा वेदर विंडो होगा 5-7 दिन बाद, तब वापस से अटेम्प्ट करेंगे। अभी जाके कैंप 4 पर आएंगे, कैंप 4 से कैंप 2 जाएंगे, रेस्ट करेंगे कुछ दिन लोअर एल्टीट्यूड पे, और थोड़ा एनर्जी वगैरह गेन करेंगे, एंड देन विल मेक अनदर समिट पुश कपल ऑफ डेज़ लेटर जब अच्छा वेदर होगा। तो ये था मेरा प्लान। तो मेरा समिट नहीं हुआ था, और मैं नीचे कैंप 4 से जहाँ तक मैं चढ़ पाया था 150 मीटर तक, वहाँ से कैंप 4 आया। उस रात हम 16 अप्रैल की रात को कैंप 4 में रहे, और 17 अप्रैल की सुबह हम कैंप 4 से कैंप 3 आए, और कैंप 3 से कैंप 2 जा रहे थे। प्लान यही था कि हम कैंप 3 जाके वहाँ पे हॉट लंच करेंगे दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के आसपास।
सो दैट वाज द प्लान। और तो यहाँ उसी दौरान ये हादसा हो गया कैंप 3 से कैंप 2, जो अन्नपूर्णा का सबसे डेंजरस सेक्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा एवलांचेस आते हैं। कहते हैं करीब करीब हर 25 से 30 मिनट में एक एवलांच आता रहता है उस एरिया में। सो वो कंफर्म्ड? है, कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते अब, मतलब मेरे रेस्क्यू के टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिराकल्स। 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, उस टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। एक एवलांच आया लास्ट में, जो एक शेरपा नीचे उतरा था, ताशीदाई, वो फंस गए थे उस एवलांच के अंदर। सो बट वो लिटरली लास्ट में आया था जब मेरे को निकाल लिया था। जो आप कह रहे थे कि आप सबसे डेंजरस सेक्शन में थे अन्नपूर्णा के, हाँ वो याद है आपको कि आप? हाँ, ओके, आपको बस क्लाइंब करते वक्त भी याद है, उतरते वक्त भी याद है, वो क्रॉस कर रहे थे। जो आप कह रहे थे कि एक इमोशन थी कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, बस कि वही लास्ट है, कुछ गलत हो गया। कुछ तो हुआ है। अब पता चला कि क्या गलत हुआ था? हाँ हाँ, अब तो पता है ना, जब वही सब पढ़ने के बाद, इंटरव्यूज़ आर्टिकल्स लोगों के बाद देखे, एक ब्राज़ीलियन क्लाइंबर मोजेस फियामोसिनी, ही वाज क्लाइंबिंग, मेरे से आगे चढ़ रहा था, वो मेरे से आगे चल रहा था, मेरा शेरपा मुझसे पीछे आ रहा था, और उसने मुझे गिरते हुए देखा था। उसने इवन चिल्लाया भी था, चीखा भी था कि अनुराग तू गलत रस्सी पकड़ रहा है, बट सुनाई नहीं आता है ना पहाड़ों में। ये समझा दो, गलत रस्सी पकड़ना मतलब क्या? हाँ, तो वहाँ पे 2-3 रस्सी लगी हुई थी। एक रस्सी है, आप नीचे उतर रहे हो तो पूरी रस्सी ऊपर से लेके नीचे तक आएगी, आप नीचे आओगे, उतर जाओगे आराम से, आप क्लिप करोगे और वापस नीचे आके उसको आप हटा दोगे आपके कैराबाइनर से। तो वो रस्सी मुझे पकड़नी थी जो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक थी, बट उसकी जगह मैंने एक छोटी रस्सी पकड़ ली जो पहाड़ पे होनी नहीं चाहिए थी वो रस्सी, बट वो थी। शायद कोई पुरानी रस्सी होगी या कोई रस्सी टूट गई होगी, डेड रोप, वो होनी नहीं चाहिए थी, बट वो थी वहाँ पे, और वो पकड़ ली मैंने, और उसको लेके मैं उतरने लगा नीचे। और उतरने लगा तो मैं सीधा करीब करीब 300 मीटर तक की गिरा हूँ। ये सब मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कई जगह 250 लिखा है, कहीं 300 लिखा है। सो ये अंदाज़न है 250 से 300 मीटर जो मेरा गिरावट आई है, जो मैं सीधा गिरा हूँ बर्फ़ की सतह पे। ओके, मतलब बेसिकली एक जगह क्लिप होती है, हाँ। फिर उस क्लिप में से रस्सी निकल के आती है? नहीं, सो बेसिकली सब एक जहाँ पे हम उतरना शुरू करते हैं वहाँ पे रस्सियाँ बंधी हुई है जी। नीचे उतरने के लिए और चढ़ने के लिए भी। सो वहाँ पे जब आप एंकर लगाते हो, अपने रोप लगाते हो अपने हार्नेस वगैरह में, कैराबाइनर्स में, तो उतरने के लिए आप पूरी जो रस्सी है वही आप काम में लेते हो। मेरे केस में मैंने एक छोटी रस्सी थी वो काम में ले ली, तो वो रस्सी आधी है ही नहीं पूरी रस्सी, तो मैं हवा में, तो 1 सेकंड लगता है, ग्रेविटी है, आप सीधा नीचे गिरोगे। जब रस्सी नीचे तक पहुंचाएगी नहीं मुझे, तो आधी अधूरी रस्सी के सहारे थोड़ी ना नीचे उतर पाऊंगा मैं, हवा में झूल जाऊंगा, और सीधा गिरा मैं। तो आप गिरे और सीधा क्रेवास में अटके? सो गिरा और शायद क्रेवास के अंदर गया। क्रेवास के अंदर भी करीब मैं 70 से 80 मीटर की गहराई पे मिला, जहाँ पे मैं मिला। आई वॉज फाउंड एट लाइक 68 मीटर की गहराई पे मैं मिला था। और बट जब मैं मिला था जिस पोजीशन पे, तो मैं शायद ऐसे खड़ा था या पता नहीं ऐसे थी, मतलब बॉडी जैसे मैं बैठा हूँ या लंबा हूँ, तो मतलब मेरा केवल हेलमेट दिख रहा था, और तो उसके नीचे करीब मेरी बॉडी की हाइट जितना, और मैं पूरा बर्फ़ में दबा हुआ था। सो बेसिकली मैं 68 मीटर पे यहाँ सिर है, तो इसके नीचे की जितनी हाइट है वो और मान लो, तो करीब करीब 70 से 72-75 मीटर के आसपास करीब बर्फ़ के वहाँ पे जो क्रेवास की हाइट थी, डेप्थ थी, मतलब क्रेवास की डेप्थ, वो करीब इतनी होगी 70 से 80 मीटर के बीच में कुछ। और ऐसे डिटेल्स आपको पता है वीडियोस के थ्रू? हाँ, वीडियोस के थ्रू या मेरे रेस्क्यूअर के थ्रू। जब रेस्क्यूअर मेरे को मेरी मतलब लाश को निकालने जब वो क्रेवास में उतरा था, तो सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था वो उस दिन, वो एक 70 मीटर की रोप कैरी कर रहा था, जो माउंटेन्स में कोई कैरी नहीं करता है, और जनरली लोग 40 मीटर की या मैक्सिमम 50 मीटर की रोप कैरी करते हैं। उस दिन लकीली एक सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वो 70 मीटर की रोप थी और मैं 68 मीटर पे मिला था। तो अगर आज वो रोप नहीं होती उसके पास उस दिन, तो वो 60 मीटर तक तो मेरा कुछ निशान भी नहीं था। वो उतरता 60 मीटर तक, वापस ऊपर चला जाता, मैं वहीं हमेशा के लिए पड़ा रह जाता।
तो वो 70 मीटर की रोप होने से वो मुझे 68 मीटर पे देख पाया, फिर निकाला करा। बट वही है, आई मीन, तो इसलिए मुझे पता है 68 मीटर पे मैं मिला हूँ, और क्रेवास की डेप्थ करीब करीब 70 से 80 मीटर की होगी। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, अच्छा। जहाँ आपने खुद रिकॉर्ड किया और बोला कि आई होप समवन फाइंड्स मी। Hello! Really praying and hoping someone would come and rescue me. या पर आपको खुद याद नहीं कि याद आपने नहीं। वीडियो शूट किया। पर क्या लगता है वो कॉन्शियसनेस या वो डिसीजन कहाँ से बनी? सबकॉन्शियस माइंड? आई मीन उस टाइम पे तो मैं कॉन्शियस था ना, वो तीनों दिन मैं कॉन्शियस था। बस मैं क्रेवास याददाश्त। याद नहीं है मुझे, बट मैं कॉन्शियस था तीनों दिन। वो भी इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने गोप्रो में अंदर तीनों दिन के वीडियोस बनाए। मैंने वो टाइम स्टैम्प्स देखे अलग अलग दिन के, 17 तारीख का, 18 तारीख का, 19 तारीख का, और इसलिए मुझे पता है कि मैं तीनों दिन कॉन्शियस था। शायद हो सकता है मैं केवल 17 का वीडियो बनाता तो लगता है कि केवल 17 को ही कॉन्शियस था, बट अलग अलग वीडियोस बनाए हुए अलग अलग दिन के, इसलिए पता है कि तीनों दिन कॉन्शियस था। और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बोली है मैंने उन वीडियोस में। और या वीडियोस देखे हैं खुद के? हाँ हाँ। आप बता सकते हो डे बाय डे क्या हुआ था वीडियोस में? नहीं सारे तो नहीं, बट मैं समरी बता सकता हूँ उसकी कि मैं उस पूरे दौरान बहुत होपफुल था। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि कोई मेरे को बचाने, रेस्क्यू करने आएगा। और मैं उन वीडियोस में यही बोल रहा हूँ कि आस्किंग फॉर हेल्प, कि समवन विल कम टू रेस्क्यू मी। मेरे पास एक सीटी कैरी करता हूँ, मैं सीटी बजा रहा हूँ, विसल ब्लो कर रहा हूँ कि कोई सुन ले ऊपर, तो ये सब कर रहा हूँ मैं। और बस आई मीन मैं बहुत अपने दिमाग में बहुत पॉजिटिव रेस्क्यू की कहानियाँ अपने दिमाग में चल रही है कि शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, कि मैं गिव अप नहीं करूँ। मैं उम्मीद, एक आस बना के रख रहा हूँ कि एक डोर है, आस की, उम्मीद की डोर है, उस पर मैं टिका हुआ हूँ कि होगा रेस्क्यू। अभी नहीं होगा, कल होगा, थोड़े देर में होगा। तो वो उम्मीद ने मेरे को जो रख रखी थी, आस जो मैंने अपने दिमाग में, दिल में बनी हुई थी बहुत क्लियरली, कि कोई तो होगा जो मेरे को बचाने आएगा। और बस एक लास्ट वीडियो था जो 19 को दोपहर में बनाया था, उसमें मैंने सबको एक बार के लिए गुड बाय कह दिया था कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने घर वालों को, सबको, मैंने दोस्तों को गुड बाय बोल दिया था कि अब पता नहीं, क्योंकि 3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो मुझे नहीं पता आगे मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा। तो बस मैंने उस टाइम पे सरेंडर कर दिया माँ अन्नपूर्णा को। माते अब आप देख लो इतना यहाँ तक आगे आ गया हूँ मैं, और अब आपके ऊपर है, सब आप संभाल लो। तो बस वही उम्मीद से, उस प्रेयर से प्रे किया, बट जो मैंने उन वीडियोस में बोला वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बाद में हुई हैं। मतलब जो मैंने बोला उन वीडियोस में वही एग्जैक्टली बाद में हो गया। रेस्क्यू मिशन एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ें हो गई। तो इट्स लाइक आई मैनिफेस्टेड इट ऑल, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बस होना था। वो लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला बस वो बाद में हो गया। मैनिफेस्टेशन हुई जीने की उम्मीद की वजह से। एग्जैक्टली। आपका एक शॉर्ट क्लिप मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, जहाँ आपने कहा है कि जब आप उस क्रेवास में थे, कुछ हीलर्स और कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे आपके साथ। ये भी आपको उन वीडियोस के थ्रू पता? नहीं, ये तो फैमिली से पता है, दोस्तों से पता है बात करने के बाद। सो जब मैं क्रेवास में था तो फैमिली ने आस नहीं छोड़ी थी। फैमिली ने, मेरे क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ने, सबको पूरी उम्मीद थी कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं बच के आऊँगा। बट उस उम्मीद को, वो कहाँ से आई वो सारी उम्मीद, वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल था काफ़ी हीलर्स का और साइकिक्स का, या जो पता नहीं इन लोगों को क्या बोलते हैं, जो उनके पास अलग सॉर्ट ऑफ पावर्स होती है, जो आपसे टेलीपैथी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कुछ हीलर्स फ्रेंड्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, पोर्चुगल में भी, आई थिंक ग्वाटेमाला में भी, अलग अलग जगह सब ने एक चीज़ बोली ज़रूर कि देयर इज़ ए मदरली फिगर दैट्स प्रोटेक्टिंग मी। एक माँ जैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचा के रख रही है।
और तो मतलब मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे लिए तो वो एक ही चीज़ नज़र आती है, आप उसको मदर नेचर बोलो या माँ अन्नपूर्णा बोलो या मेरी दादी सरस्वती देवी बोलो, मेरे लिए वो सब सेम ही है। मैं हमेशा उसी तरीके से माउंटेन को भी देखता हूँ। इट्स वेरी सेक्रेड प्लेस फॉर मी। मेरे लिए वो मतलब मेरा मेरा गॉड, मेरा भगवान वो पहाड़ है। मैंने हमेशा माउंटेन को वैसे ही देखा है, उस प्योरिटी से, उसी विश्वास से, उसी लव से, बिल्कुल प्योर थॉट्स के साथ में। और मेरे एक्शंस भी मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही रहे। तो आई मीन यही चीज़ शायद मुझे लगता है, इसीलिए मुझे माउंटेन ने प्रोटेक्ट किया। और सब हीलर्स ने यही बोला कि मैं ठीक हूँ अंदर, आई एम सेफ इनसाइड। एंड और मुझे लगता है कि मैं शायद अगर क्रेवास में नहीं गिरा होता तो मैं शायद बचता ही नहीं। वो क्रेवास ने ही मेरे को बचाया है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो बर्फीली हवाएं होती है अन्नपूर्णा की, उससे बचा हुआ था। क्योंकि मैं एक क्लोज रूम में हूँ टाइप से, जहाँ पे थोड़े थोड़े छेद है, हवाएं आती है, बट लाइक इतनी नहीं आती है। मैं चारों तरफ लाइक बर्फ़ की चट्टानें हैं जिससे मैं कवर्ड हूँ। तो इसलिए मैं उन तेज़ जो तरार लाइक बर्फीली हवाएं होती है उनसे मैं बचा हुआ हूँ, और शायद इसीलिए मैं ज़िंदा भी हूँ। तो मेरे लिए तो वो क्रेवास एक अन्नपूर्णा का वूम की तरह है, कोक की तरह है, जहाँ से, जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, मैं आई एम रीबॉर्न फ्रॉम अन्नपूर्णा, फ्रॉम द वूम ऑफ अन्नपूर्णा। वाह। तो वही मेरी कहानी है कि फॉर मी अन्नपूर्णा इज़ माई मदर, एंड दैट्स वेयर आई वाज बोर्न अगेन। एंड तो मतलब मैं तो, जो मेरा रिलेशन है अन्नपूर्णा से, जो मेरा रिलेशन मेरी दादी से था, लिटरली वैसा का वैसा ही है। मैं उनके लिए ही पहाड़ चढ़ता था, अपार्ट फ्रॉम जो मेरा क्लाइंबिंग का मिशन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसके लिए मैं क्लाइंब करता था, उसके अवेयरनेस के लिए, उसके एक्शन के लिए। और बट दूसरा रीज़न जिसके लिए मैं क्लाइंब करता था वो मेरी दादी थी। मैं हमेशा दादी का एक फ़ोटो के साथ में समिट पे पहुंच के फ़ोटो लेता था। आई यूज़ टू फील हर प्रेजेंस अराउंड मी। रोंगटे खड़े हो जाते थे कि लाइक आई एम जस्ट सो एनवलप्ड विथ लव। पूरा मतलब बस कुछ नहीं हो सकता है मेरे को, आई एम सो लव्ड एंड सो प्रोटेक्टेड बाय द माउंटेन, बाय माय ग्रैंडमदर, कि बस वही आई थिंक मेरे साथ शायद उस दौरान भी हुआ कि आई वाज सो लव्ड बाय द माउंटेन, दैट माउंटेन दैट्स नोन फॉर, जो माउंटेन को जानते ही है लोगों की जान लेने के लिए, उस माउंटेन ने मेरे को मेरी जान दे दी है। अन्नपूर्णा को कहते हैं कि जहाँ 3 लोग क्लाइंब करते हैं उसमें से एक कभी लौटता नहीं है। उस माउंटेन ने मेरे को चूज़ किया और मेरे को वापस भेज दिया कि जा जी ले तेरी ज़िंदगी। कुछ पॉडकास्ट के लिए मैं एक प्री पॉडकास्ट मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, तो जब आप बाहर बैठे थे मैं अंदर था मेडिटेट कर रहा था शांति से, और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दुनिया को भी सुननी चाहिए, और दुनिया को सुनना ज़रूरी है। कुछ स्पिरिचुअल एंगल डेफिनेटली है इस पूरे कहानी का। बिल्कुल है। जो भी आपने अब कहा माँ अन्नपूर्णा के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में, रीबर्थ के बारे में, मेरे ख्याल से यही मैसेज दुनिया को सुननी चाहिए। एम आई राइट? आई मीन बहुत सारे मैसेजेस कहानी में, केवल एक पहलू नहीं है। हर इंसान के लिए एक नया पहलू है, जिसको जो लेना है कहानी से ले सकता है। किसी को उम्मीद दिखेगी, किसी को गिव अप नहीं करने की उम्मीद मिलेगी, किसी को परसीवरेंस, किसी को रिजिलियंस, अलग अलग चीज़ें सबके लिए। किसी को स्पिरिचुअलिटी, फेथ के अराउंड, आस्था, विश्वास, सबके लिए अपने अपने टेक अवे होंगे। कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एलिमेंट्स है। एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मेडिकल पर्सपेक्टिव से मिराकल्स है, मतलब फिजियोलॉजिकल बॉडी को लेके मिराकल्स है, माउंटेन्स को लेके मिराकल्स है, स्पिरिचुअल एंगल से काफ़ी चीज़ें हो रही है, कम्युनिटी एंगल से, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, द वर्ल्ड, ग्लोबली, सब लोग, उस एंगल से काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो कहानी में बहुत सारे अलग अलग पहलू है, तो सबके लिए अलग अलग टेकअप है, केवल एक टेक अवे नहीं है इस कहानी से। सो जिसको जो सही लगेगा, जिससे जो कनेक्ट कर पाएगा वो उसको ले लेगा।
और आई थिंक मुझे लगता है कहानियों का पर्पस भी वही होता है, वाट एवर मेक सेंस फॉर दैम, यू नो, जो जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, जिस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, आप वही टेक अवे आपकी इस कहानी से ले पाते हो। एक पोलिश रेस्क्यूअर ने आपको रेस्क्यू किया था। 2 पॉलिश रेस्क्यूअर, 5 नेपाली शेरपास और एक हेलीकॉप्टर पायलट। नीचे कौन आया था क्रेवास में? पॉलिश रेस्क्यूअर एडम बिलेस्की और एक नेपाली शेरपा ताशी, दोनों आए थे। ओके। ताशी शेरपा। उन दोनों ने आपसे क्या कहा है अब इस 1 साल में बात हो? हाँ, हम लोग अभी बस दिल्ली में, मैंने इन दोनों को बुलाया इंडिया, एंड मेरा रेस्क्यू एनिवर्सरी था 20 अप्रैल को, जो मेरा सेकंड रीबर्थ डे कहते हैं, और 30 अप्रैल को हमने उनको इंडिया बुलाया, दोनों रेस्क्यूअर्स को, सभी को जो मेरे रेस्क्यू और रिकवरी में इन्वॉल्व थे। माई फैमिली एंड माई सेल्फ, वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टू देम। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पे डिस्कस की। वो मोमेंट अभी भी हमने कैप्चर किया है फिल्म के लिए, जब हम पहली बार मिले एक दूसरे से आफ्टर द इंसिडेंट, मैं, मेरा भाई एडम और मारियूस। वेरी इमोशनल मोमेंट था वो, मतलब I was in tears, crying, and you know, but that was very, very beautiful, sacred moment था। बहुत खास है वो मेरे लिए मोमेंट। उन्होंने आपको क्या बोला उस दिन? मतलब बहुत किस्मत वाला है, you know, बहुत कम लोग होते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया जान लगा देती है, पूरी दुनिया हिला देती है सब कुछ। बट एक और चीज़ उसने मुझे बोली, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब एक नया एंगल उसने मुझे इस कहानी को लेके दिया था, कि हम लोग जब सरप्राइज थे, यू नो, जब हम लोग ऑब्वियसली रेस्क्यू के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था सब जगह से, इंडियन एम्बेसी से, नेपाल गवर्नमेंट से और फैमिली से, फ्रेंड्स से, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब ये कौन है बंदा जिसके लिए पूरी दुनिया हिला दी है लोगों ने, यू नो। तो दे वर टेकन अबैक कि यार कुछ तो है बंदे ने लाइफ में अच्छा किया है, कि शायद इसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे लगी पड़ी है, कि यू नो इसको तो बस निकालना है, चाहे लाश निकले चाहे ज़िंदा निकले, बस निकालना है। अगर ये इसने अच्छा किया है तो हम भी तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ दाव पे लगा के। दे सेल्फलेसली वेंट टू रेस्क्यू मी, पुटिंग देयर ओन लाइफ एट रिस्क, अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के वो मुझे निकालने गए हैं। जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे हर 25 से 30 मिनट में एवलांच आता है। बट वही ना, ये कहानी है बहुत सेल्फलेस, कड़ी है मिराकल्स की जो जुड़ी हुई है। उन्होंने एक सेल्फलेस एक्शन लिया मेरे लिए, और माउंटेन ने भी वही उनको रेसिप्रोकेट किया। उस दौरान जो 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, करीब 5 घंटे तक कोई एवलांच नहीं आया बड़ा। माउंटेन ऑल्सो प्रोटेक्टेड दैम, एंड ऑन एन एवरेज हर 25 मिनट उस एरिया में एवलांच होता है। 25 मिनट में उस एरिया में एवलांचेस आते रहते हैं। उस एरिया में, मतलब ये नहीं कि इसी जगह आते हैं, उस एरिया में, आसपास के इस एरिया में कहीं ना कहीं, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, इस तरीके से। वो जो ब्राज़ीलियन क्लाइंबर थे आपके साथ, जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा, पहले उन्होंने इंटेल दिया होगा इस टीम को। हाँ, तो मेरे शेरपा और उन्होंने उस टाइम पे 2 और पॉलिश क्लाइंबर थे, वो आसपास ही थे, क्या नाम है, ऑसवाल्ड एंड बार्टेक। उन्होंने भी खूब कोशिश की, उनको लगा था कि वो कोशिश कर सकते हैं, बट उनके पास रोप्स नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे रेस्क्यू करने को, और कोई उस जगह जा नहीं पाता था उस टाइम पे, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो करीब 3 दिन तक कोई रेस्क्यू नहीं हो पाया था। तो वो भी शायद कोशिश किए होंगे या जो भी, बट वो कोई पहुंच नहीं पाया था जहाँ मैं गिरा था, उस साइड तक। बट वो मतलब बार्टिक से जब बात हो रही थी और ऑसवाल्ड से, वो लोग गिल्ट में थे कि हम तेरे को वहाँ छोड़ के आ गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बहुत खुश है कि एडम एंड मारियूस, 2 अदर पॉलिश क्लाइंबर ने तुझे बचा लिया, बट हम लोग को इतने टाइम तक यही गिल्ट था कि हम लोग तेरे को उस टाइम पे पहले दिन ही नहीं निकाल पाए। अगर शायद ये निकाल लेते तो शायद इतना डैमेज नहीं होता जो अभी हुआ है। बट मैंने कहा आपको उसकी गिल्ट की कोई सोचना भी नहीं है उस बारे में, आपका इंटेंशन वाज राइट, आप उसी इंटेंशन से सोच रहे हो, आपके एक्शन उसी के अराउंड है, आपके कर्म उसी के अराउंड है, तो यू शुड नेवर फील दैट गिल्ट। यू डिड योर बेस्ट इन दैट कैपेसिटी, इन दैट सिचुएशन। जो उस सिचुएशन में, उस
सरकमस्टेंसेस में आप कर सकते थे, आपने वो सब किया। वो रेस्क्यू टीम ने आपकी पोजीशन को कैसे ट्रैक किया? उनको टेंटेटिवली पता था मैं कहाँ गिरा हूँ, क्योंकि मोजेस ने गेस करके बताया था, और उसके बाद 3 दिनों तक लोग भी फिगर आउट कर रहे थे कि कहाँ टेंटेटिवली मैं गिरा हूँ। तो वहाँ पे 3 क्रेवासेस थे, शायद 3 से 4 जो भी होंगे। तो ये पहला गेस था जो एडम एंड मारियोस उस टीम ने, शेरपाज ने लिया कि चलो पहले इसमें जाके देखते, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो दूसरे में जाके देखेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाएंगे। लकीली जिसमें वो गया पहले में ही, उसमें मैं मिल गया 68 मीटर पे। 70 मीटर पहुंचने के बाद मैं फाइनली उसी में मिल गया। बाहर से कैसे दिखते क्रेवासेस? एक छोटे गड्ढे की तरह, मतलब ऐसे ये है और इसके नीचे गड्ढा, ये गड्ढा है, बस एक This is the hole है। opening. होल है, एग्जैक्टली बस एग्जैक्टली होल है, एंड देन बहुत सकड़ा है, वेरी नैरो, वेरी शैलो, एंड देन उसके बाद अंदर जाके ऐसा बड़ा था। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेवास जहाँ पे मैं गिरा है, बहुत अलग टाइप का क्रेवास है, एक अलग टाइप की दरार है, खाई है, यू नो। ये वो ऐसी दरार नहीं है कि यू नो 2 बर्फ़ की चट्टानें हैं, ग्लेशियर्स, उसके बीच में मैं ऐसे अटका हुआ नहीं पड़ा हूँ, यू नो, लाइक ऐसे नहीं हूँ मैं नीचे जाके गिर गया हूँ, बैठा हुआ हूँ मैं ऐसे कंफर्टेबली वहाँ पे। तो वहाँ नीचे स्पेस है जहाँ मैं ऐसे, इतना ही मान लो इसका स्टेज है, उतना ही स्पेस में मैं यू नो आराम से कंफर्टेबली बैठा हूँ। वो सब वीडियो देख के ही मुझे पता है, नहीं तो शायद पता नहीं होता। बट जिस पोजीशन में मिला वो बहुत डिफरेंट थी, और शायद मुझे लगता है इस कहानी में, क्योंकि जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं जिस जगह के, अलग अलग जगह के बने हुए हैं, तो एडम ने जहाँ मुझे निकाला उसके हिसाब से उस वीडियो में मैं किसी और लोकेशन पे था। तो मुझे लगता है मैं शायद गिरा भी 2 फेज़ में हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट में। पहले शायद 40 मीटर गिरा होगा, फिर 40 मीटर और गिरा होगा, अपने आप को बचाने की, निकालने की कोशिश की होगी, तो और शायद 40 मीटर गिरा होगा। तो शायद इस तरीके से चीज़ें हुई होगी, अब पता तो नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये सब हाइपोथेसिस है कि ये शायद पॉसिबिलिटी है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में मैं मिला हूँ उसमें मैं पूरा बर्फ़ से कवर्ड हूँ। बट जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने ऐसे बैठ के बनाया हुआ है, तो मैं उस पोजीशन में कैसे जा सकता हूँ? वो तभी पॉसिबल है जब एक एवलांच आया है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया 19 की आफ्टरनून में, उसके बाद में एक एवलांच आया होगा, और उस एवलांच ने मेरे को पूरा बर्फ़ में कवर कर दिया होगा। मैं उस पोजीशन में तभी जा सकता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपन। क्योंकि जब मेरे को मिला तब केवल मेरा हेलमेट का यू नो ऑरेंज कलर दिख रहा था। आप स्नो के अंदर थे? मैं पूरा कवर्ड था, केवल हेलमेट दिख रहा था मेरा। वो एवलांच कब हुआ होगा? शायद 19 की रात को, 19 की शाम को या रात को, तो करीब करीब मुझे लगता है 19 की शाम को हुआ होगा, लास्ट वीडियो से पहले, लास्ट वीडियो के जस्ट बाद में। तो करीब 5-6 बजे के बाद आया होगा शाम में, एंड तो या उसके बाद तक मैं पूरा फिर खड़ा था, कवर्ड था बर्फ़ में। कैसा लगता है आपको ये सब बोलते हो? मस्त, बढ़िया लगता है। अब तो अब टेंशन नहीं है, अब तो आ गया हूँ ना। आई डोंट, मेरे को कोई ट्रॉमा वामा नहीं है अभी, तो आई फील ओके, आई फील गुड। मतलब मेरे को वो नहीं है कि ये क्या बात कर ली मैंने। फॉर्चुनेटली यार, टच वुड। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, Yeah. उस फॉल की वजह से, उस हादसे की वजह से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए थे? हाँ, आई मीन सभी कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब तो इसमें काफ़ी मेडिकल मिराकल्स भी है। आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो गई है। योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, यू नो, योर माइंड एंड द बॉडी, दे आर वेरी स्मार्ट। दे नो हाउ टू ऑपरेट विद द मिनिमल ऑफ रिसोर्सेज दे आर लेफ्ट विद। तो उस टाइम पे ना बॉडी अपने आप को काइंड ऑफ शट डाउन कर लेती है। बहुत मिनिमल रिसोर्सेज, जो कहते हैं ना हम लैपटॉप को वो कुछ, या अभी फ़ोन में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लो बैटरी मोड में डाल देते हैं। उसी तरीके से बॉडी ने, माइंड ने भी अपने आप को लो बैटरी मोड में डाल दिया था। बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, बस वही चलना चाहिए उस टाइम पे। अगर वो सांस लेना इम्पॉर्टेंट है तो सांस ले, और कुछ नहीं। सब शट डाउन हो गए थे मेरी बॉडी के। मतलब उनको तो लगा था कि ये लाश निकालने गए, बट देन ही सॉ मी, यू नो, उस टाइम पे ब्रीदिंग, मेरी चेस्ट ऐसे
मूव कर रही थी. तो देन ही फाउंड मी अलाइव, लाखों आँखों में रोशनी डाली, तो इज़ लाइक मतलब मूवमेंट दिखा. तो देन ही फेल्ट लाइक ही इज़ अलाइव, यू नो. उसको बिलीव नहीं हुआ पहले तो. देन ही स्क्रीम बाहर बताया ही इज़ अलाइव. तो फिर हाथों हाथ बॉडी रिकवरी मिशन, रेस्क्यू मिशन में तब्दील हो गया. फिर फटाफट मुझे कैसे भी निकाल के लेके आए सही से, कि यू नो विदाउट हर्टिंग मी, कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि इसको फर्दर और कुछ डैमेज ना हो, जल्दी से जल्दी सही से निकालो और हॉस्पिटल ले जाओ, फर्स्ट एड मिले वहाँ पे, और जो भी CPR वगैरह करना है वो करें. तो मुझे फटाफट निकाल के मणिपाल हॉस्पिटल लेके आए पोखरा में. एंड वहाँ पे CPR शुरू किया जैसे ही लेके आए, और सोबित दाई ने वहाँ पे छोड़ा हेलीकॉप्टर से, और CPR शुरू हुआ. और करीब करीब 25 मिनट, आधा घंटा चलता है ट्रेडिशनली CPR. तो बस उसके बाद मुझे एक बार का तो यू नो लाइक डेड डिक्लेयर कर दिया. देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ. बेसिकली डॉक्टर से देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, वी डोंट नो. हमें कुछ साइन ही नहीं दिख रहा है इसकी बॉडी में कि इज़ देयर एनी पॉइंट टू कंटिन्यू गिविंग दैट CPR. तो जब वो लाइव नहीं दिख रहा, बट छोटा भाई जो आशीष है मेरा, वो वहीं था, पोखरा आ गया था. भैया जो मेरे बड़े भैया है सुधीर भैया, वो काठमांडू में थे. अंकल काठमांडू में थे. ये लोग सब नेपाल पहुंच गए थे, 3 फैमिली मेम्बर्स. तो भैया से बात कर रहा था आशीष, तो भैया ने उनको यही बोला, आशीष को यही डायलेमा था. डॉक्टर अशीम जो थे, जिन्होंने CPR दिया 4 घंटे, उन्होंने एक बात उसको बोली कि यार क्यों हमें इतनी ज़िद कर रहा है तू, यू नो, उसको कंटिन्यू CPR करने के लिए. मतलब हम CPR कर भी देंगे तो इसका हार्ट तो आ जाएगा बट माइंड नहीं आएगा. एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर. क्या ऐसी ज़िंदगी चाहता है क्या तेरे भाई के लिए? दैट वाज हिज वर्ड्स. डू यू वांट हिम टू लिव लाइक ए वेजिटेबल इन ए वेजिटेटिव स्टेट ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ? वो डायलेमा बहुत डिफ़िकल्ट था आशीष के लिए उस टाइम पे, क्या करना है क्या नहीं करना. देन ही कॉल्ड माय यू नो कज़न ब्रदर सुधीर भैया. देन दे स्पोक ऑन फोन एंड देन भैया सेड डोंट वरी, जस्ट आस्क डॉक्टर टू, कैसे भी पुश कर दो उनको, बोल कि कंटिन्यू गिविंग दैट CPR टू हिम. वी विल डील विथ एवरी कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन. जो होना है बाद में देखेंगे, बाद में डील करेंगे. अभी आप CPR मत रखो, उसमें कैसे भी जान ले आओ बस आप, और सब बाद में देखेंगे. वो वेजिटेबल रहेगा जो रहेगा, यू नो. मतलब अभी मेरे को डॉक्टर मैं अशीम ने बताया, मैं आई वाज इन पोखरा अभी पिछले इसी महीने में 8 तारीख को पोखरा में था. एंड ही ऑल्सो शेयर्ड वन थिंग दैट व्हेन आई शेयर्ड दिस विद आशीष ने कहा आप तो बस CPR करो, अगर वो वेजिटेबल भी रहेगा ना, मैं अपनी ज़िंदगी भर इसका ध्यान रखूँगा. यू नो आई वाज लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ. आशीष ने मुझे कभी ये खुद ने नहीं बताई है सब चीज़ें. व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम डॉक्टर आई वाज लाइक वाओ. मतलब भाई ने, मतलब कुछ भी हो मैं ध्यान रखूँगा इसको, ज़िंदगी भर अगर रखना होगा ना ध्यान, आई विल टेक केयर ऑफ हिम इवन इफ ही स्टेज एज अ वेजिटेबल. फॉर मी दैट वाज सच ए बिग, यू नो, लाइक आई फेल्ट सो लव्ड, सो प्राउड ऑफ माई बेबी ब्रदर, यू नो. मतलब कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं उसकी, हमारे रोल्स अगर रिवर्स हो गए होते हैं, वुड आई हैव बीन ए सक्सेसफुल ब्रदर इन ब्रिंगिंग माई ब्रदर बैक? आई डोंट नो. what he did, what my family did, what everyone else did, you know, सबके रोल्स इसमें फिक्स थे. जो जिस किरदार को अच्छे से निभा सकता था ना, उसको वो किरदार दिया था भगवान ने. इस तरीके की कहानी लगती, मतलब सब चीज़ परफेक्ट उस पज़ल के अंदर, जिसको जहाँ होना है इसको यहीं होना है. तो जो आशीष ने उस टाइम पे बोला, डॉक्टर कंटिन्यूड गिविंग दैट CPR. 2.5 घंटे बाद उसने एक इस वेन में मूवमेंट देखा. 3 बार नोटिस किया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा. देन दे कंटिन्यूड गिविंग फॉर अनदर 1.5 आवर्स. 4 घंटे 5 मिनट तक वो CPR चला, और उसके बाद मैंने मेरी पहली सांस ली. और हाथों हाथ मुझे फिर पोखरा से काठमांडू एयरलिफ्ट करके ले गए एक आर्मी हेलीकॉप्टर में, नेपाली आर्मी हेलीकॉप्टर में. फिर वहाँ पे मेरा सब क्रिटिकल ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ वहाँ पे हुआ, इमरजेंसी केयर, क्योंकि सब बॉडी शट डाउन थी. मेरे को हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट था, तो हार्ट इज़ फेलिंग. ब्रेन कॉमा में, कुछ पता ही नहीं है, ब्रेन कॉमा में इतने दिन. मेरा लिवर इन्फेक्टेड है,
लंग्स पूरे इन्फेक्टेड है, किडनी 11 डायलिसिस हुआ है. सो जितने 5 की ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, योर ब्रेन, योर किडनी, लिवर, लंग्स एंड हार्ट, ऑल वर सीवियरली इम्पैक्टेड. सब पूरे शटडाउन मोड में चले गए थे, सब रीबूट हुई है वापस से पूरी बॉडी. बट वो बहुत सही तरीके से हुई. जो रोल हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल का था वो रोल मेडिसिटी का नहीं था. जो रोल एम्स का था वो मेडिसिटी का और मणिपाल का नहीं था. सब परफेक्ट, लाइक जो चीज़ जहाँ होनी थी ना उसी सीक्वेंस में हुई थी. अगर वो सीक्वेंस भी बदल जाता ना, आई वुडंट बी हियर. अगर मुझे सीधा काठमांडू ले गए होते, लंबा फ्लाइट टाइम होता है हेलीकॉप्टर में, आई वुड हैव डाइड इवन इन द फ्लाइट. किसी को नहीं पता. वो जो उस समय पे जो CPR देना था वहाँ पे, वो बहुत क्रिटिकल था. सीधा काठमांडू ले गए होते, इंडिया ले गए होते, कोई चांस नहीं. वो मेरे को 21 दिन नेपाल में रखना ही था. अगर मेरी वहाँ पे वापस बॉडी शुरुआत वापस रीबूट नहीं होती तो मैं शायद दिल्ली में आके सर्वाइव ही नहीं कर पाता. अगर मुझे सीधा दिल्ली ले आए होते अगले 1-2 दिन के अंदर, आई वुड नॉट हैव नेसेसरीली सर्वाइव्ड. बायोलॉजिकली स्पीकिंग, लिवर, किडनी, लंग्स, इनमें एग्जैक्टली क्या हुआ था? ठंड की वजह से हुआ था ये? ठंड जो भी हुए थे, आई मीन बॉडी, मतलब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट वो टेक्निकल टर्म्स जो साइंटिफिक वर्ड्स और मेडिकल लैंग्वेज के, वो तो मुझे रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. बट सीवियर इन्फेक्टेड थे. मतलब मैं सिंपल बताता हूँ, लंग्स का जैसे मेरे को करीब 5 महीने तक खून निकल रहा था जब मैं खांसता था. क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स निकलते थे मेरे मुंह से. व्हेन आई एम कफिंग, बिग थिक क्लॉट्स विल कम आउट ऑफ माई माउथ व्हेन आई एम कफिंग. बहुत पूरे लाइक इन्फेक्टेड थे. मेरे को चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत कर देते थे जिससे लंग्स बेटर हो जाए. किडनी तो 9 या 11 डायलिसिस हुए किडनी के काठमांडू में. लिवर में भी कुछ इन्फेक्टेड था, पैंक्रियाज में. आई डोंट नो अगर लोग स्नो को, माउंटेन्स को, ठंड को ठीक से समझते हैं, मोस्टली इंडिया में स्पेशली, अनलेस आप एक्चुअली स्नोई स्की टाउन में घूमे हो, गुलमर्ग जैसे जगह गए हो, हिमाचल गए हो, तो आप थोड़ा थोड़ा समझने लगते हो. पर जिस तरह की ठंड को आप लोग फेस करो वो अलग ही ठंड है. हाँ, आई मीन सो मेरे जो हुआ ठंड से रिलेटेड, हमने अब मेडिकल की बात की तो मैं ये भी, सो मेरे को जैसे गर्म चीज़ से आग से जल जाते हैं वैसे ठंड से भी जल जाते हैं. सो मेरे जो हुए ये सब कोल्ड बर्न्स है. दिस आर कोल्ड बर्न्स, ठंड से जल जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं. तो ऑलमोस्ट राइट साइड ऑफ माई बॉडी इज फ्रॉस्ट बिटन. इट हैज़ ऑल न्यू स्किन. ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई बॉडी हैज़ नाउ न्यू स्किन लाइक दिस. मतलब आपकी ही बॉडी से स्किन निकाल कर ग्राफ्ट मेरी करें? ही थाइस से स्किन लेके ये सब ग्राफ्ट किया हुआ है सारा. और थाइस से, काफ मसल से ये लेके स्किन यहाँ लगाई हुई है. और एम्पिटेशंस हुए हुए हैं. अभी ये सब उंगलियाँ थोड़ी छोटी है, अंगूठा नहीं है, आधी उंगली है, सब छोटा है इस तरीके से. तो टो है आधा, वो भी नाखून नहीं है उसका. तो ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है. प्रोसीजर्स चल रहे हैं अभी भी? नहीं, अभी तो सब ठीक है. बस ये टो थोड़ा हील नहीं हुआ है, बट हो जाएगा ये भी जल्दी. वो जब हम पॉडकास्ट स्टूडियो में आ रहे थे तो आपने कहा चप्पल. हाँ, सो आई हैव इवन न्यू स्किन ऑन माई फीट. सो मैं अपना पाँव फर्श पे नहीं रख सकता हूँ, मैं केवल कपड़े की सरफेस पे रख पाता हूँ. सो आई कांट पुट माई फीट ऑन द ग्राउंड, या पाँव फर्श पे या आंगन पे, मार्बल पे नहीं रख पाता हूँ अभी मैं. करंट लगता है मेरे को स्किन में. तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्किन, हाईली सेंसिटिव स्किन है. तो इसलिए मेरे को अभी भी मैं कपड़े पे हूँ, इसलिए मैं रख रखा हूँ. और इस पाँव को ऊंचा रख रखा है मैंने. तो इसलिए सॉरी आई डिडंट नो. कोई दिक्कत नहीं है. बट ठीक. हाँ, कंफर्टेबल. ओके. पर ये टाइम के साथ ज़्यादा मजबूत होगी स्किन. बेटर हो रहा है. आई मीन मुझे तो हॉस्पिटल के दिन पता है, पहले तो मैं पाँव में कॉटन पैड्स लगा के चलता था. जो शू कवर होता है, शू कवर में हॉस्पिटल में, उन शू कवर के अंदर कॉटन का थिक रोल लगा के वो पाँव में लगा के चलता था मैं. ऐसे आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू वॉक, बिकॉज मैं टच तो कर ही नहीं सकता हूँ. बहुत तेज़ करंट लगता था, चिल्लाता था मैं बहुत तेज़. लाइक जैसे दैट्स ट्रॉमा. इफ़ यू सी मी डूइंग ऑल ऑफ दैट, किसी और को लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है. मतलब टच नहीं कर सकते थे मेरे हाथ को. अब तो मैं काफ़ी बेटर हो गया है सारा,
बट मतलब मैं खुद का हाथ नहीं टच कर सकता था, किसी और का तो क्या कराऊँगा मैं। करंट लगता था यहाँ पे सब में। तो अब तो बहुत बेटर है ये, लाइक सब हाइपर सेंसिटिव स्किन है, बट नाउ इट हैज़ ऑल गॉन बेटर। टाइम के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हाँ, है। टाइम के साथ बेटर हो गया। आई मीन मेरी तो हीलिंग इज़ ऑल्सो बीन वेरी मिराकुलस, यू नो। बहुत फास्ट हीलिंग हुई है, मतलब मेरे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, खुद को, मुझे भी। हॉस्पिटल में मुझे लगता था जब मैं निकला था करीब मुझे 2.5 से 3 साल लग जाएंगे ये सब करने में जो मैं अभी कर रहा हूँ ऑलरेडी। और घर जाने के बाद इन माई 11th मंथ ऑफ माई रिकवरी फ्रॉम द इंसिडेंट, अप्रैल में इंसिडेंट हुआ और मैं 11वां महीना हो गया, फरवरी मार्च बस TEDx गेटवे में आया था। उसके बाद से आई बिकम इंडिपेंडेंट। आफ्टर TEDx आई बिकम इंडिपेंडेंट, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली, आई स्टार्टेड डूइंग माई कोर्स इंडिपेंडेंटली। सो माई रिकवरी हैज़ ऑल्सो बीन वेरी मिराकुलस, वेरी फास्ट रिकवरी हुई है, यू नो। घर आने के बाद में फैमिली सपोर्ट, यू नो, लाइक सब कुछ। रिकवरी का तो पूरा क्रेडिट, यू नो, goes to my doctors and my family and then physiotherapist and occupational therapist. उन्हीं की वजह से मैं आज सब कुछ कर पा रहा हूँ, वापस से खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ, यू नो। आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू डू प्रीवियसली। Same, I just have to reinvent myself, do things a little differently than what I used to do, especially with the use of when you don't have a thumb and a finger. So आपको ये इनका यूज़ डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है अब तो। बट या मच बेटर, आई मीन आई कांट कंप्लेन। रिस्पेक्ट। आप राइटी हो ओरिजिनली? राइट। ओके, लेफ्ट हैंड का यूजेज बढ़ रहा है? अब तो बहुत यूज़ कर लिया लेफ्ट, अब मैं वापस राइट पे शिफ्ट हो गया हूँ काफ़ी हद तक। आई एम ट्राइंग टू यूज़ राइट हैंड मोर। बस इंडिया की अपनी, यू नो, अपना चपाती वगैरह नहीं खा पाता हूँ इससे, वो इससे खाता हूँ। और अदरवाइज आई स्टार्टेड यूजिंग स्पून एंड फॉर्क यूजिंग माई राइट हैंड अगेन। आई कैन राइट विद माई राइट हैंड नाउ अगेन। एंड थोड़ा डिफरेंट है, पहले की तरह नहीं, बट डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, बट बराबर पहले जैसे लिखता हूँ। नई वायरिंग फॉर्म हो जाती है, आई थिंक। एग्जैक्टली, राइट। आई मीन माइंड इज़ अगेन वेरी स्मार्ट, यू नो। हम लोग इसको समझते ही नहीं है कि ये क्या खर्च कर सकता है, यू नो। दिस सो मच untapped potential, you know, like we don't hardly understand our brains, you know. It's just marvelous how this all function, nervous system, to how they communicate with each other, how they interact with each other, how they retrain you, you know, again. So मतलब जहाँ मेरी बॉडी में पूरी मसल मेमोरी जा चुकी है, मैं ये ऐसे भी नहीं हो सकता था। मेरे को ये ऐसे उठना भी नहीं आता था, मैं बेड पे बस लेटा ही था 5 महीने, मेरे को उठना भी नहीं आता था। इट टुक मी सो लॉन्ग टू लर्न टू राइज अप। मतलब हाथ मेरा फिर भी चलता था, बट शरीर तो उठता ही नहीं था। तो बहुत टाइम लगा ये सब सीखने में, बट वापस चलना सीखना, स्टेयर्स क्लाइंब करना सीखना, सब कुछ वापस रीलर्न किया। एवरीथिंग आई हैड टू रीलर्न, यू नो। तो इट्स बीन ए ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ रीलर्निंग। मतलब बचपन का याद नहीं है कब चलना सीखा था, बट अभी का सब याद है। कब लड़ना, कब पहली बार सीढ़ी पे पाँव रखा, कब पहली बार नहाया, कब पहली बार खुद के हाथ से खाया लेफ्ट हैंड से, कब राइट हैंड से खाया, यू नो। नाउ यू रिमेंबर एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई मैं अपनी एनोलॉजी बताता हूँ इस जर्नी की, यू नो। व्हाई आई फील आई एम रीबॉर्न इज़ बिकॉज ऑफ दिस। इट्स नॉट कि मैं अंधविश्वास भी बातें कर रहा हूँ या, यू नो, सेंसेशनलाइजेशन वाली बातें कर रहा हूँ कि मैं रीबॉर्न हो गया। ये आई एम रीलर्निंग एवरीथिंग। मतलब बचपन में जो चीज़ें याद नहीं है मेरे को अब याद है, क्योंकि अब मैं एक्चुअली में वही बचपन की तरह जैसे बड़ा हो रहा हूँ ना, बहुत फास्ट बड़ा हो रहा हूँ। बॉडी तो 34-35 साल की है, बट माइंड इज़ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी हु इज़ रीलर्निंग एवरीथिंग, हु इज़ कैचिंग अप विथ एवरीथिंग। सब कुछ नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सो दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स व्हाट आई रियली एन्जॉय। अगेन रिस्पेक्ट। सब कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट है लाइफ में, यू नो। लाइक सर्टेनिटी है ही नहीं कुछ भी, सब अनसर्टेनिटी है, एंड दैट्स व्हाट आई एन्जॉय। पता नहीं है कि अगला क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट, यू नो। विल सी व्हाटएवर कम्स। माउंटेनियरिंग करोगे फिर से? पता नहीं, समय बताएगा। आई वुड लव टू इफ माउंटेन वुड अलाउ मी, इफ माई पेरेंट्स विल गिव देयर ब्लेसिंग्स एंड माई बॉडी वुड परमिट मी, द वर्ल्ड विल सी मी क्लाइंबिंग।
आपने कहा कि हॉस्पिटल में 10 दिन बिताने के बाद मेमोरी स्टार्टेड रीफॉर्मिंग अगेन. हाँ, जब मैं कॉमा से निकला बाहर. जब आंखें खुली कुछ याद है? हाँ, नर्सेज मेरे को ड्रेसिंग कर रही थी मेरे वुंड्स को, यहाँ पेट पे, पाँव पे, हाथ पे. तो वो मेरी पहली मेमोरी है. और नर्स का चेहरा भी याद है कि हाँ, जो ड्रेसिंग कर रही थी. पहली थॉट क्या थी? वही ड्रेसिंग चल रही है कि कुछ तो हो गया है अन्नपूर्णा में, कि मैं बेड पे हूँ अभी. Just didn't तो know वो पहला था. didn't know the seriousness of it. नहीं, तो मतलब स्लोली कमिंग बैक, यू नो, स्लोली. तो बट हाँ, समय के साथ साथ खाली बैठे हो आप हॉस्पिटल में तो दिमाग ही चल रहा है बस. जब ठीक हो गया उसके बाद तो कॉमा से निकल गया तब, तो देन थॉट स्टार्टेड कमिंग. ऐसे पूरा याद नहीं है. शुरुआत के दिनों के तो ऑब्वियसली फेंटेड मेमोरी है. आई डोंट रिमेंबर मेरे पूरे 24 घंटे में क्या चल रहा था दिमाग में. कुछ घंटे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम याद है जब मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी दे दो, एक बूंद दे दो मेरे को, बस एक बूंद के लिए तरस रहा हूँ. वो पानी दी देते हैं, यू नो, उस टाइम पे. तो जस्ट एक बूंद के लिए. और जब मेरे को एयरलिफ्ट करके लेके आ रहे, वो दिन याद है. तो शुरुआत के बहुत छोटे दिन, आशीष, मम्मी पापा घर पे, दोस्त लोग कुछ मिलने आ रहे हैं, वो मुझे याद है. तो बट पूरे दिन आई डोंट रिमेंबर, लाइक पूरे 24 घंटे. कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स वो याद है शुरुआत के दिनों के. आई थिंक पूरी मेमोरी तो मुझे एम्स दिल्ली आने के बाद की याद है. मेरे बर्थडे के बाद की याद है एक्चुअली, थोड़ा. हाँ, उससे पहले तक तो सब फेंटेड मेमोरीज है. लाइक थोड़ी चीज़ें याद है. हाँ, ये हुआ था, ये मेजर चीज़ें हुई थी इस समय. क्या याद है बर्थडे के बाद? बर्थडे के बाद तो आई मीन मैं ऑब्वियसली बेड पे हूँ, सर्जरीज चल रही है, एंड बहुत पेन है. ड्रेसिंग्स होती है तब असली पेन होता है. मेरी ड्रेसिंग जब होती थी, रोज़ मेरी ड्रेसिंग, ऑल्टरनेटिव ड्रेसिंग जब होती थी, मेरी ड्रेसिंग में शायद सबसे ज़्यादा टाइम लगता था. 1.5 से 2 घंटे लगते थे मेरी ड्रेसिंग्स को शुरुआत के दिनों में. जब धीरे धीरे यू नो सब पूरी जगह सब कुछ तो पूरा ड्रेसिंग हो रखा है, यहाँ से लेके ये पूरा पेट से पूरा थाई, सब कुछ, पाँव, ये उंगली, ये सब. तो बहुत टाइम लगता था मेरी ड्रेसिंग्स होने में. यू नो, एक डॉक्टर, एक नर्स आगे कर रही है, एक हाथ को कर रहा है, एक पेट खोल रहा है, एक थाई खोल रहा है. तो मल्टीपल चीज़ें फिर ऐसे बेड पे रहता था और सब कुछ न कुछ कर रहे हैं. तो वो बहुत पेनफुल था जब ड्रेसिंग्स होती है. सर्जरीज इज़ नॉट पेनफुल क्योंकि एनेस्थीसिया, फुल बॉडी एनेस्थीसिया, तो कुछ नहीं पता है. दैट्स द बेस्ट टाइम, यू नो. You don't remember any of those things, and but the main thing is when they do the dressing, तब असली पेन होता है. मेरे को तो इतनी हाई डोसेज ऑफ यू नो वो देते पेन किलर्स, कुछ नहीं होता था मेरे को. मैं बिल्कुल लाइक वो हो गया था, उनका भी इम्यून हो गया था. none of those high dosage of painkillers used to work me. If that has to work, they have to give extremely high dosage मेरे को. मतलब you know क्या, what is the word for it, जो मुझे हॉस्पिटल में देते थे मेडिसिन, उसको 40 पे देनी होती थी मेरे को. 10 पे तो 20 पे तो काम ही नहीं होता मेरे को, you know. and उससे तो बेटर आई कैन हैंडल दैट पेन माई सेल्फ. आई डोंट नीड दैट मेडिसिन एंड आई कैन हैंडल इट. मतलब मेरी पेन बेयरिंग कैपेसिटी बॉडी की इतनी बढ़ चुकी है, माइंड की इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे को बिना यू नो गिविंग दैट पेन किलर आई कैन हैंडल इट. क्या आपकी पर्सनैलिटी भी बदली है? बहुत चीज़ें बदली हैं. इट्स टू अर्ली to talk about massive big changes in life, क्योंकि उसके लिए आपको समय देना पड़ता है. you know, जो मैंने अभी तक देखा है उसमें my relationship with fear has changed, my relationship with faith has changed, you know, my relationship with family has gone to next level. फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी की रिलेशनशिप, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथनिंग हो गई है उसकी. यू नो, तो ये 3 रिलेशनशिप्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरे लाइफ में बदले हैं. और एक फेट, ये 4 F के अगर देखूँ मैं, फियर, फेथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फेट, ये चारों में एक अलग परिवर्तन आया है. जिन चीज़ों में मैं पहले विश्वास नहीं करता था, अब मैं उनको नकारता नहीं हूँ, उनको मैं सीधे मुंह पे मना नहीं करता हूँ. जैसे मैं सिंपल लाइक जैसे हीलिंग, मेरे लिए इतने हीलर्स, मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे लिए. यू नो, आई गिव ऑल द क्रेडिट्स टू एवरीवन दोज हु प्रेड फॉर मी. सबका रोल है.
मुझे नहीं पता व्हाट वर्कड फॉर मी, व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर मी, किसी को नहीं पता। बट जो हीलर्स कम्युनिकेट कर रहे थे मेरे से, जो उन्होंने चीज़ें बोली, वो सब कुछ सही था। उन्होंने बता दिया था कि ये ठीक है, ये जिंदा है, वही हुआ। कुछ लोगों ने तो मतलब कुछ पंडितों ने तो ये तक बता दिया था कि मैं 20 अप्रैल को मिलूँगा, इस समय से पहले नहीं मिला तो मैं शायद ज़िंदा नहीं मिलूँगा, इस समय तक मिल जाऊँगा तो मैं ज़िंदा मिल जाऊँगा। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मैं अब उसको डिनाई नहीं करता हूँ, मैं सीधा नकारता नहीं हूँ कि नहीं आप गलत कह रहे हो। जो हुआ है सब कुछ एक्सेप्ट किया है मैंने खुशी से, हैप्पीली, कि जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आई एम हियर फॉर किसी पर्पस के लिए आया हूँ मैं, वो मुझे नहीं पता किस पर्पस के लिए आया हूँ, क्या है वो शायद टाइम के साथ मेरे सामने आएगा, जो भी पर्पस है मेरा लाइफ का, आने वाली लाइफ का। बट कुछ तो पता है कि ये तो किसी लार्जर पर्पस के लिए मैं आया हूँ, अदरवाइज़ ये सेकंड चांस नहीं मिलता मुझे। सो माई रिलेशनशिप विथ माई ओन फेट हैज़ चेंज, यू नो, आई थ्राइव इन अनसर्टेनिटीज़ नाउ। तो बस यही सब चीज़ें बदली है, और पता नहीं आने वाले टाइम में क्या क्या बदलेगा। बहुत सारे लोगों को भारत में माउंटेनियरिंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता। आपके एक दोस्त है अर्जुन वाजपेयी, वो भी शो पर आए हैं। बिल्कुल। एक और दोस्त है आपकी बलजीत कौर, वो भी शो पर आए हैं। मेरे ख्याल से आपके इस हादसे के आसपास ही उन दोनों के साथ भी हादसे हुए थे, वो भी रेस्क्यू हुए थे। और मैं ना एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रो ये चीज़ कहने वाला हूँ, माउंटेनियर्स ना थोड़े संकी होते हैं। माउंटेनियरिंग बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, और वो थोड़ा पागलपन चाहिए रहता है ये स्पोर्ट के लिए। जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन, फुटबॉल में गोलकीपर या स्ट्राइकर, थोड़े पागल ही बनते गोलकीपर या स्ट्राइकर या ओपनिंग बैट्समैन या माउंटेनियर्स। सहमत हो आप इस बात से? काइंड ऑफ, हाँ। आई मीन जुनून चाहिए, जुनून चाहिए। ओके। क्योंकि बहुत रिस्क है इस स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, आपकी एज क्या है? आप 35 का हो गया हूँ मैं पिछले 2 दिन पहले। ओके, और माउंटेनियरिंग कब शुरू करी थी? माउंटेनियरिंग बहुत लेट शुरू की है मैंने, नॉट लाइक अर्जुन, यू नो, कि 16 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ा। मैंने माउंटेनियरिंग 31 साल की उम्र में, यू नो, 30 के बाद अर्ली 30s में मैंने शुरू की, कोविड के दौरान मेनली। 2020 में जब कोविड आया और मेरे सारे ट्रैवल बंद हो गए थे, क्योंकि मैं उससे पहले करीब 7 साल बहुत ट्रैवल करता था काम के लिए। तो वो सब ट्रैवल जब बंद हुआ तब मैंने माउंटेनियरिंग को प्रायोरिटाइज़ किया मेरी लाइफ में, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद बस कंटिन्यूसली क्लाइंबिंग ही करने लगा। साल में 2 से 3 पहाड़, यू नो, एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने, 3 महीना आई यूज्ड टू, मतलब पहाड़ों में ही बिताता था। कोशिश करता था कोई ना कोई एक्सपेडिशन कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं तो ट्रेन कर रहा हूँ लेह लद्दाख में या उत्तराखंड में, इस तरीके से। तो बट उससे पहले तो असली माउंटेनियरिंग शुरू तो 2020 में हुई है, जहाँ पे मैंने प्रॉपर कोर्स भी किए, सही से सीखा माउंटेन कैसे क्लाइंब करते हैं। बट उससे पहले मैं करीब 2023 में एक एक्सपेडिशन पे गया था, अंटार्कटिका भी। तो वो एक अंटार्कटिका एक्सपेडिशन पे गया था, वहाँ मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे अब पहाड़ चढ़ना है। वो अंटार्कटिका से मैंने ये रियलाइज़ किया था कि, यू नो, मैं पहाड़ों के लिए बना हूँ, मेरे को पहाड़ चढ़ने हैं। तो वो कनेक्शन जो मेरे को पहली बार महसूस हुआ था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पहाड़ों से, वो अंटार्कटिका में हुआ था। और सपना 2011 से है, जब मैं कॉलेज का आखिरी साल था तब मैं माउंटेनियरिंग कोर्स करना चाहता था। बट तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ना मेरे फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। तो बेसिकली पिछली एक दशक जो है, एक डिकेड, मैंने अपने आप को फाइनेंशियली रेडी करने के लिए निकाली, क्योंकि जितनी मेंटल प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रिपरेशन है, उतनी ही फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है माउंटेनियरिंग जैसे स्पोर्ट्स में। बहुत महंगा बहुत महंगा स्पोर्ट है, और यू नो, हम कोई मतलब ऐसी फैमिलीज से नहीं आ रहे कि हमारे पास अथाह पैसा हो कि, यू नो, घर वालों से मांगा, आज 15 लाख रुपए, आज 20 लाख रुपए की उन्होंने लगा दी है,
तो आपको खुद से ही वो करना है। स्पॉन्सरशिप्स आसानी से मिलती नहीं है अनलेस आप बड़े नाम हो इस फील्ड के अंदर। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ मेरी माउंटेनियरिंग की, तो कोई वो भी नहीं है मेरी, तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि मैं आज कॉल करूँगा और मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। आसान नहीं है। तो आपको अपना ही रास्ता खुद से निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे लिए फ़ाइनेंशियल प्रिपरेशन भी अपनी वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी इस ट्रेनिंग की, कि जब मैं उसके लिए रेडी होऊंगा, जब मैं शुरू करूंगा, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो उसके लिए इंतज़ार किया, उसमें कोई दुख नहीं है। ये मैंने बलजीत और अर्जुन दोनों से जाना कि अन्नपूर्णा माउंटेन बहुत मुश्किल होता है इन द माउंटेनियरिंग सर्किट। हाँ, सबसे डेडलीस्ट माउंटेन कहते हैं, सबसे डेंजरस माउंटेन्स में कहते हैं अन्नपूर्णा को। हमें तो एज लेमन सारे माउंटेन्स डेंजरस ही लगते हैं। होते भी है ऑनेस्टली। हम लोग लाइटली नहीं ले सकते किसी भी माउंटेन को। हर माउंटेन अपने आप में डिफ़िकल्टी होता है। वो माउंटेन है, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। जस्ट कभी कभी लोग मतलब मजाक में एवरेस्ट को बहुत आसान बना देते हैं। सब कुछ वेदर का खेल है। अगर वेदर बदल गए, अन्नपूर्णा में एवलांचेस है, हर माउंटेन की अपनी जोग्राफी, अपने वेदर कंडीशंस है, और उन सब पैटर्न्स, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके की वहाँ पे फॉर्मेशंस है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें भी डिसाइड करती है कौन सा माउंटेन कितना डिफ़िकल्ट है और नहीं है। मतलब कहीं पे बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं जो आपको चढ़नी है, दैट मेक्स दैट माउंटेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर माउंटेन। मतलब जो इतना हम कह सकते हैं कि जहाँ पे लंबी बर्फ़ की या पत्थर की चट्टानें आपको जहाँ नहीं चढ़नी है, और तो आप उस माउंटेन को आसान कहोगे। बट सेम उसी माउंटेन पे अगर वेदर बहुत गंदा है, टेम्परेचर्स बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, तो वहाँ माउंटेन पे भी सेम डिफ़िकल्टी फील हो सकती है, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। तो ये कहना सब थ्योरेटिकली है कि ये एवरेस्ट आसान है या अन्नपूर्णा डिफ़िकल्ट है, या कोई छोटा 4000 मीटर का है, 6000 मीटर का माउंटेन बहुत आसान है। कोई माउंटेन आसान नहीं होता। वो माउंटेन इसीलिए है क्योंकि वो हार्ड है। लोग माउंटेनियरिंग के बारे में शायद ये भी नहीं जानते कि उस हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होती, और उस वजह से ऑलमोस्ट एक तरह से आपके दिमाग को नशा भी फील होता है उस हाइट पर। कुछ लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं, लोगों के बॉडी फंक्शंस कभी बंद हो जाते हैं, और क्या क्या होता है। काफ़ी चीज़ें होती है। आई मीन जैसे जैसे आप ऊंचाई पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, इसलिए आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है अपनी बॉडी को ऊंचे एल्टीट्यूड के लिए, कि आपकी बॉडी रेडी हो, वहाँ पे आप अच्छे से सांस ले सको। तो हम लोग काफ़ी ऐसे रोटेशंस करते हैं। अगर आप रोटेशन नहीं करोगे, सीधा 6000 पे चढ़ गए, तो ऑब्वियसली आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है, और फिर हमको लौटना पड़ता है वापस। हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, उस आगे हायर एल्टीट्यूड पे जाने के लिए। और ऊंचा जा ही नहीं सकते हो आप। आपकी बॉडी ने वहीं पे आपको मैसेज दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि मुझे नीचे लेके जाओ, कि मैं अब नहीं क्लाइंब कर सकता हूँ, क्योंकि आपने स्लोली क्लाइंब किया। माउंटेनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्लो आगे बढ़ो, अचानक से रश मत करो। और तो सबसे बड़ा मैसेज भी आई थिंक यही होता है कि माउंटेनियर्स में, लाइक स्टार्ट स्लोली, ट्रेन ऑल्सो, ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्ट्रॉन्ग, बट डू थिंग्स स्लोली। कोई रश नहीं है पहाड़ों में। रश है जब मेरे रेस्क्यू में रश था, क्योंकि जहाँ मैं गिरा वो बहुत एवलांच प्रोन एरिया है, वहाँ टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस जगह आप ज़्यादा समय नहीं बिता सकते हो। सेम माउंटेन में भी ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा, लाइक रश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं कहीं पे, जहाँ पे आप 8000 मीटर चढ़ने के बाद वहाँ पे आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते हो, वहाँ पे आप कैंप नहीं लगा सकते हो, वहाँ आपको जल्दी से जल्दी सबमिट करो और वापस नीचे आना है। तो अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पे समय की बहुत इम्पोर्टेंस भी है माउंटेन पे, बट आप उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को बहुत फास्ट भी कर रहे हो, कि हमें तो बस दौड़ के जाना है पहाड़ पे और दौड़ के उतरना है। ऐसे भी नहीं होता है। लाइक इट्स ए जर्नी। कहीं पे आपको स्लो होना है, कहीं पे फास्ट होना है, आपको समझना है।
और वो माउंटेन को आप समय के साथ समझते हो। जितना टाइम आप माउंटेन में स्पेंड करोगे आप उतना पहाड़ को समझोगे। और आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। अनुराग मालू, थैंक यू ब्रो। यही था आज का पॉडकास्ट। आई थिंक जो भी आपने आज कहा वो कहना बहुत ज़रूरी था बहुतों के लिए, तो थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, ग्लैड बहुत कि अच्छा लगा हमारी देश की भाषा में ये कॉन्वर्सेशन हुई है। एंड थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि आपके ये सेकेंड बर्थ में क्या क्या चमत्कार होता है, बिकॉज यू बीइंग हियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट चमत्कार्स। सो देयर इज अ लॉट मोर टू कम अकॉर्डिंग टू मी। ऑल द बेस्ट ब्रदर। God bless you. Was very nice, very inspirational talking to you. Thank you. Same here. Thank you very much. Thank you.